डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम गॉसेस लॉ शुरू करते हैं। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, पोटेंशियल पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सारी चीज़ें पढ़ के अब आप फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड में आने वाले हो, क्योंकि गॉसेस लॉ जो है ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन को बहुत आसान कर देता है। ठीक है, अभी तो हम कूलॉम्स लॉ लगा करके और इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किए थे। अभी आप देखेंगे कि गॉसेस लॉ से हम कितनी आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन गॉसेस लॉ में जाने के पहले आपको कुछ टर्म्स जो हैं जो उसमें आने वाली हैं वो समझना ज़रूरी है। उसमें एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और दूसरा सॉलिड एंगल है। तो सॉलिड एंगल के बारे में तो क्लास 11th में आप पढ़ के आए हो। एक प्लेन एंगल होता है, एक सॉलिड एंगल होता है ना। तो प्लेन एंगल आप सर्कल में डिफ़ाइन करते हो, सॉलिड एंगल जो है वो स्फेरिकल सरफेस में डिफ़ाइन करते हो। ये 3 डायमेंशनल है ना सरफेस में आप डिफ़ाइन करते हो सॉलिड एंगल, और 2 डायमेंशनल में करते हो प्लेन एंगल। लेकिन अभी ये जो टर्म है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आपके लिए नया हो सकता है, तो इसको पहले हम लोग समझ लें। तो ये दोनों टर्म समझ करके फिर हम चलेंगे तो गॉसेस लॉ पढ़ेंगे, वो बहुत ही आसानी से फिर कैलकुलेशन करना सिखाएगा। तो आइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेफिनीशन यहाँ पर आती है, इट गिव्स मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ सरफेस। अगर आप कोई एक सरफेस लेते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर उस सरफेस के थ्रू जाती हैं तो वहाँ पर फ्लक्स माना जाता है। अगर वो फील्ड लाइंस उसको ग्रेस करते हुए जाती हैं, यानी जहाँ पर सरफेस है उसको जस्ट टच करते हुए चली जाएंगी, तो वहाँ पर फ्लक्स जो है वो ज़ीरो होगा। फ्लक्स मैक्सिमम कहाँ होगा? जहाँ वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर उसको पेनिट्रेट करता हुआ जाता है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ लाइंस हैं, कितनी नंबर ऑफ़ लाइंस यहाँ क्रॉस कर रही हैं, ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से रखा हुआ है। वो फील्ड लाइंस हैं, उसी के अलॉन्ग उसकी सरफेस रखी हुई है कि परपेंडिकुलर रखी हुई है। अगर परपेंडिकुलर रखी हुई है तो मैक्सिमम फ्लक्स यहाँ पर पास करेगा। ये जो आप मेज़र करते हो, इसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं? पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा है वो एरिया जो आप रखने वाले हो, और तीसरा है ओरिएंटेशन। क्योंकि इस ओरिएंटेशन पर कि कितना एंगल बना करके आप रखे हुए हो, वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। अगर ये जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी इसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, तो ये मैक्सिमम फ्लक्स को दिखाएगा। यहाँ पर एरिया वेक्टर क्वांटिटी है और वो आपका जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो जब एरिया वेक्टर को आपको फील्ड के अलोंग होना है, यानी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना है, तो यहाँ पर ये जो एरिया वेक्टर है उस सरफेस के परपेंडिकुलर है, वो फील्ड लाइन के अलोंग है। तो E डॉट ए जो मिलेगा यहाँ ई ए कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0, तो फ्लक्स हमारा मैक्सिमम है, ये ई ए के बराबर है। ठीक है, अगर ये थीटा एंगल बनाता है एरिया वेक्टर, जैसे आप देखें यहाँ पर ये जो सरफेस है वो उसका एरिया वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है, तो फ्लक्स क्या आएगा? ई ए कॉस थीटा। इसमें फ्लक्स 0 है। आप कहोगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये जो एरिया वेक्टर है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, वो कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। इसलिए फ्लक्स मिनिमम है, 0 है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए आपने लिखा, यानी ई जो है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, न्यूटन यहाँ पर कूलम्ब आप लिखेंगे, और एरिया को आप लिखेंगे उसकी यूनिट मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सॉलिड एंगल आप देख लें, सॉलिड एंगल क्या होता है? तो प्लेन एंगल आपने देखा हुआ है जिसकी यूनिट रेडियन होती है। ठीक, प्लेन एंगल सर्कल में डिफाइन करते हो। ये जो आर्क है ये यहाँ पर सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करता है उसको प्लेन एंगल कहते थे। प्लेन एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। टोटल प्लेन एंगल कितना सबटेंड करता है? तो यहाँ पर टोटल लेंथ जो हो सकती है इसकी वो 2 पाई आर हो सकती है, सरकमफरेंस के बराबर। तो यहाँ सेंटर में टोटल जो आप देखोगे प्लेन एंगल वो 2 पाई आएगा। ऐसे ही सॉलिड एंगल आप क्या करते हो, अगर कोई आपने स्फीयर लिया तो उसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर आप लोगे, अगर उसके सरफेस पर ds एरिया आपने लिया, तो वो जो ds एरिया है उसके हर एक पॉइंट को आप देखोगे, यहाँ सेंटर से मिलाओगे तो ये आपको कोन जैसा मिलेगा यहाँ पर।
ठीक है, बिल्कुल वैसे जैसे आइसक्रीम की कोन आप देखते हो या मूंगफली वाला जो आपको कोन बना के देता है, तो वो यहाँ पर उसके वर्टेक्स में कितना एंगल अंदर में सबटेंड कर रहा है, वो है सॉलिड एंगल। ये इज इक्वल टू कैसे मेज़र करते हैं, ये जो सरफेस एरिया है डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, डी एस बाई आर स्क्वायर। इसकी यूनिट आप जानते हो स्टेरेडियन होती है। अगर डी एस जो है इसका एरिया जो है वो आर स्क्वायर के बराबर हो तो ये 1 स्टेरेडियन आएगा। ठीक है, तो ये डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस बाई आर स्क्वायर है। और टोटल सॉलिड एंगल की जब बात करोगे तो आप कहोगे कि भाई टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होगा, तो अपॉन आर स्क्वायर करोगे तो 4 पाई। तो कोई भी जो क्लोज्ड सरफेस है वो किसी भी पॉइंट पर अंदर में वो सॉलिड एंगल टोटल जो बनाता है वो 4 पाई बनाता है। अब आप देख लो कि इसको हमने कहा कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस किसी भी पॉइंट पर, ये हमने कहा। तो यहाँ पर इसको हमने यहाँ आपको समझाने की कोशिश की है कि आप देखो कि ये जो आपको यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन में दिख रहा है ये क्लोज्ड सरफेस है, 3 डायमेंशनल है। तो उसके किसी अंदर वाले पॉइंट पर हमको सॉलिड एंगल ये दिखाना है कि ये 4 पाई बनाएगा। तो आप कहोगे कि इसका मैं छोटा सा अगर पॉइंट लेता हूँ तो उसका देखो कि डी एस डैश ये एरिया वेक्टर है, ठीक है। और उसका अगर आप देखोगे कि उसका कंपोनेंट ये अगर आप यहाँ पर स्फेरिकल ले रहे हो, ये डॉटेड आपकी रेड लाइन से ये दिखा रहा है ये, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस डी एस डैश का एक जो कंपोनेंट है, अगर आप ये स्फेरिकल सरफेस लेते तो उसमें डी एस आता, तो इस डी एस डैश का ये कंपोनेंट जो डी एस डैश कॉस थीटा है वो डी एस के बराबर होगा जो आपने यहाँ पर लिया हुआ है। तो जब ऐसे सारे कंपोनेंट को आप ऐड करोगे, क्योंकि ये जो लाइन जा रही है इससे ये एंगल थीटा बनाता था, ये स्फेरिकल सरफेस का वो उसके अलोंग था, इसलिए डी एस बाई आर स्क्वायर लिखा था। तो इसका कंपोनेंट अगर हम लेते हैं तो वो डी एस डैश कॉस थीटा वो डी एस के बराबर हो जाता है। यानी इन सारे कंपोनेंट्स को अगर आप ऐड करोगे तो वो स्फीयर के ही आपको सॉलिड एंगल देंगे, तो वो टोटल जो आता है वो 4 पाई आता है। तो कोई भी अगर क्लोज्ड सरफेस है किसी भी पॉइंट में अंदर में वो सॉलिड एंगल 4 पाई होता है। देखो ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम गॉसेस लॉ को सॉलिड एंगल पर समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ इस सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हमने, सॉलिड एंगल ऑफ अ क्लोज सरफेस एट एनी पॉइंट इनसाइड इज 4 पाई, वो अभी हम लोग समझ के आए। दूसरा पॉइंट है कि जो पॉइंट आउटसाइड होगा इसका सॉलिड एंगल 0 बनेगा। जैसे ये देखो सरफेस है, अभी हमने यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ के रखा हुआ है डी एस, तो पॉइंट यहाँ पर अगर है तो वो जो ओपन एरिया है उसके कारण यहाँ सॉलिड एंगल बन रहा है। अगर आप इसको क्लोज करते जाओ तो वो सॉलिड एंगल क्या होता जाएगा, कम होते होते 0 हो जाएगा। तो आउटसाइड पॉइंट पर अगर पूरा क्लोज सरफेस होगा तो उसका सॉलिड एंगल नहीं बनेगा, 0 बनेगा। तो सॉलिड एंगल जो है वो आप इस सरफेस में देखोगे कि ये जो ओपन सरफेस है वो यहाँ पर आपको आउटसाइड में यहाँ सॉलिड एंगल बना रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखो एक हमने स्फीयर लिया हुआ है और इसमें एक ऊपर कैप जैसा काटा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो ये शेडेड का। तो यहाँ पर ये एंगल थीटा पर लिया हुआ है। तो कहते हैं कि ये जो सरफेस है जो हमारे, आप कह सकते हो कि जैसे आपका घड़ा होता है उसका जो कैप होता है ना ऊपर, तो वो जो आपका कैप है ये कितना इसका सॉलिड एंगल बनेगा। तो इसका एरिया कितना बनता है, तो एरिया आप प्रूफ कर सकते हो, ये 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बनता है ये कैप का। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री कर लोगे तो वो कैप वहाँ पर कम होते होते 0 हो जाएगी। तो थीटा इज इक्वल टू 0 में ये 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। थीटा इज इक्वल टू 90 करोगे ना तो ये धीरे धीरे बढ़ते हुए हेमिस्फीयर बन जाएगा, ये हेमिस्फेरिकल सरफेस। उसका जब थीटा इज इक्वल टू पाई आपने कर लिया, अगर मान लो थीटा इज इक्वल टू पाई नहीं, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 में ये हेमिस्फेरिकल बन जाएगा। पाई करोगे तो ये तो पूरा नीचे आ जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर पाई बाई 2 करने पर ये हेमिस्फेरिकल हो जाता है। अब देखो पाई बाई 2 लिखोगे यहाँ पर तो एरिया क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर का आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और थीटा इज इक्वल टू अगर हम 180 कर दें तो पूरा स्फीयर बन जाएगा ये। तो वहाँ पर पाई करने पर 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर आपने इसको थीटा एंगल पर और डी थीटा एंगल सबटेंड करता हुआ आर डी थीटा का विड्थ का यहाँ पर ये सर्कुलर ले लिया, उसका एरिया लिखोगे तो 2 पाई इंटू एक्स डी एक्स लगाया, एक्स है आर साइन थीटा, डी एक्स है आर डी थीटा, इसको इंटीग्रेट किया तो ये आया 0 से थीटा तक। ठीक है, और एरिया अगर आपको पता हो तो आप सॉलिड एंगल इज इक्वल टू ए बाई आर स्क्वायर से ये 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा निकाल सकते हो। ये काम में आता है, ठीक है।
2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये सॉलिड एंगल आया तो ये काम में आएगा, इसलिए हम लोग सॉलिड एंगल को लेकर के चल रहे हैं। आइए अब हम गॉसेस लॉ पर आते हैं। आपने गॉसेस लॉ को समझने के लिए दो चीज़ें समझी, एक फ्लक्स और दूसरा सॉलिड एंगल। अब देखो यहाँ पर गॉसेस लॉ को हम समझेंगे, ज़रा देखना, ये बहुत ही आसान है। देखो जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट होती है ना वो बहुत आसान होती है। तो गॉसेस लॉ में यहाँ पर इसका जो स्टेटमेंट है वो है कि नेट फ्लक्स ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कोई भी सरफेस आप ले लेते हो क्लोज सरफेस, उसमें से वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वहाँ पर कोई चार्ज है, बाहर है, अंदर है, ठीक है, तो जो भी फ्लक्स है वो आप कहते हो उस सरफेस से, वो जो होता है द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टर्म है ये अंदर बाहर जहाँ भी चार्जेस हैं उनका ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन जिन चार्जेस के कारण फ्लक्स आने वाला है वो जो इंक्लोज्ड होंगे उनके कारण आने वाला है। तो ये E जो है इट इज़ ड्यू टू इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड चार्जेस, बट हियर द फ्लक्स इज ड्यू टू द चार्जेस इनसाइड एंक्लोज्ड बाय दैट गॉसियन सरफेस। ये आप समझ के चलोगे, तो इसलिए यहाँ लिखा है नेट चार्ज इंक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आप कहोगे इसका प्रूफ क्या है, तो प्रूफ आप कूलम्स लॉ से बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये जो ब्लू से हमने दिखाया है इसमें आप देखोगे कि ई डॉट डी एस है। हम प्रूफ करेंगे कि यहाँ पर ये चार्ज अंदर इंक्लोज्ड है Q, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट आने वाला है। ज़रा देखें कैसे, इस Q का यहाँ पर आप देखो ये सरफेस हमने लिया है R डिस्टेंस पर, है ना, तो ये ds लिया हुआ है E के अलोंग है, तो E डॉट डी एस जो है वो EDS हो गया। तो E की वैल्यू हमारा कितनी है R डिस्टेंस पर, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू ds। अब पूरे ऐसे सरफेस को इंटीग्रेट करोगे तो ये स्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा, कितना आएगा वो 4 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे, R स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका जो सॉलिड एंगल पर है कि यहाँ पर E डॉट डी एस इज इक्वल टू EDS आप लिख रहे हो और ये E की वैल्यू हमने लिखा और ये R स्क्वायर को हमने बाहर नहीं निकाला, ये ds बाई R स्क्वायर है। ये क्यों नहीं निकाला, क्योंकि यहाँ पर आप स्फेरिकल सरफेस में ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है, एक कैसी भी सरफेस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि चार्ज जो है अगर इंक्लोज्ड है किसी भी सरफेस में, कोई ज़रूरी नहीं कि स्फेरिकल हो, ऐसी भी हो सकती है वो, तो वो जो सरफेस एरिया हैं उसके वो E के साथ एंगल बनाएंगे, कभी एक्यूट एंगल बनाएंगे, कभी ऑब्ट्यूज बनाएंगे, तो वो उनका जो इंटीग्रेशन होगा E डॉट डी एस का, तो E ds कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा। और आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया में अगर आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो वो 4 पाई देता है। तो यहाँ पर अभी हमारा चूंकि ये ds इसके अलोंग था तो ds बाई R स्क्वायर आया, और आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे ये सॉलिड एंगल है और टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है 4 पाई, तो ये 4 पाई कैंसिल हो गई, ये आंसर है। तो ये सॉलिड एंगल पर बेस्ड है, ये आपका कूलोम्स लॉ पर बेस्ड है। तो सिंपल है, गॉसेस लॉ कहता है कि आपका अगर गॉसियन सरफेस आपने ले लिया है, ये इमेजिनरी सरफेस होती है जिसमें आपको फील्ड निकालना होता है, तो यहाँ पर उससे जाने वाला फ्लक्स उसके अंदर आने वाले चार्ज पर डिपेंड करता है। तो ये है सिंपल गॉसेस लॉ और इसके एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे। आइए अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स में चलते हैं जिससे कि ये गॉसेस लॉ हमारे समझ में आए। जैसे हमने यहाँ पर ये सरफेस लिया हुआ है, आप देख सकते हो हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ये क्लोज्ड सरफेस है। तो इसमें अगर चार्ज बाहर रखा हुआ है तो इसकी जो लाइंस अंदर एंटर करेंगी, फिर इसको पेनिट्रेट करते हुए बाहर चली जाएंगी, तो जो भी फ्लक्स अंदर आ रहा है वो बाहर भी जा रहा है। इसलिए इसमें अगर चार्ज आउटसाइड है तो फ्लक्स 0 है। एक ये भी तरीका हो गया कि क्यों यहाँ आउटसाइड चार्जेस का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, क्योंकि इस सरफेस में जो फ्लक्स एंटर करेगा वो लीव भी करेगा, जबकि इसको ये जो चार्ज अंदर रखा हुआ है इससे जो जाने वाली फ्लक्स लाइंस हैं वो केवल इसको लीव करती हैं, और जो लीविंग फ्लक्स है उसको पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है, इसलिए इसका फ्लक्स आया, बाहर वाले चार्ज का नहीं आता। तो यहाँ पर ये बाहर है इसलिए इसका नहीं आएगा, जो एंटर करेगी वो लीव भी करेगा, लेकिन अंदर चार्ज रखा हुआ है उसी हेमिस्फीयर के, उसका फ्लक्स आएगा। कितना आएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, क्योंकि पूरा चार्ज इंक्लोज्ड है। अब वो क्लोज सरफेस है, चाहे वो हेमिस्फेरिकल है या जैसी भी है, अगर वो क्लोज्ड है तो अंदर में किसी भी पॉइंट पर 4 पाई एंगल बनता है।
ठीक है। तो आप कहोगे उसके कारण से ये फ्लक्स जो आएगा वो टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। जबकि हेमिस्फेरिकल सरफेस में आप देखोगे कि इसके जस्ट सरफेस पर रखा हुआ हो तो इसकी जो फील्ड लाइंस हैं, अब सारी फील्ड लाइंस उसके जैसे यहाँ पर देखा था कि इसके थ्रू जा रही हैं, यहाँ पर इसके थ्रू सारी नहीं जा रही हैं, यहाँ पर केवल आधी लाइंस उसके थ्रू जाएंगी और आधी तो बाहर रहेंगी। इसलिए यहाँ पर अगर आप टोटल इसका पूरा एक स्फीयर बना लेते तो उससे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आता, आधे से जो आएगा वो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो ये एग्जाम्पल आपको बताता है कि चार्ज इनसाइड है, आउटसाइड है, कि जस्ट सरफेस में है, कितना उसका कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पर सॉलिड एंगल 4 पाई है, इधर बाहर वाले पॉइंट पर 0 है, जबकि यहाँ पर हाफ सॉलिड एंगल बनेगा, 2 पाई बनेगा, इसलिए हाफ ई इसका फ्लक्स आया। तो ये चीज़ है। दूसरा आप देखो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, यहाँ पर एक फेस दिखाई गई है जो a बाई ए की है, ठीक है। इसके सेंटर से a बाई 2 डिस्टेंस पर चार्ज है। कहता है इससे कितने फील्ड लाइंस जा रही होंगी, क्या फ्लक्स होगा इससे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक क्यूब बना लेते हैं। आप देखो जैसे ये फेस था ना, ऐसे 6 फेसेस दिखाई गई हैं, ठीक है। और वो a बाई 2 डिस्टेंस पर था। एग्जैक्टली आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये चार्ज जो है वो सेंटर में है इस क्यूब के। तो जितना ये सॉलिड एंगल बना रहा होगा, क्योंकि इस फेस के लिए जैसा ये है वैसे ही आप ये साइड वाली फेस के लिए भी देख लो, वैसा ही है, ऊपर वाली के लिए, यहाँ पर सामने वाली, पीछे वाली, तो सारे फेसेस के लिए सॉलिड एंगल यहाँ पर बराबर है। तो इसलिए हम कहते हैं कि टोटल क्यूब से इसका जो फ्लक्स जाता वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट जाता। तो यहाँ पर चूंकि ये जो फ्लक्स है वो इन 6 फेसेस से इक्वली जाने वाला है, तो हम कहेंगे थ्रू ईच फेस द फ्लक्स पासिंग थ्रू विल बी 1/6 ऑफ दिस टोटल, दैट इज क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो है इस फेस से जो हमने पूछा था वो है आंसर क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो सिमेट्रिसिटी से ये क्वेश्चन को किया। अब देखो ऐसा ही हमने यहाँ पर ये बनाया हुआ है, a बाई ए का सरफेस बनाया और उसके कॉर्नर से हमने a डिस्टेंस पर ऊपर q चार्ज रख दिया। अब बोला कि इसमें बताओ कितना होगा। तो यहाँ पर आपको जो बताना है वो कैसे बताना है ज़रा देखिए आप, है ना। तो इसमें आप देखो कि इसी को मैंने यहाँ पर ये बनाया हुआ है, यही है जो आपका a बाई ए है ना, ये शेडेड पोर्शन, उसी के कॉर्नर से a डिस्टेंस पर देख रहे हो आप। तो यहाँ पर ये भी एक क्यूब में आया, लेकिन इस क्यूब का साइड जो बनेगा अगर ध्यान से देखोगे तो वो बनेगा 2a, ये 2a बाई 2a का क्यूब है। तो इसलिए ये जो आ रहा है सेंटर में आ रहा है, लेकिन इस पूरे फेस से क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट था और ये जो फेस आपका है इस पूरे का 1/4 है, इसलिए वो जो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट आ रहा था उसका 1/4 आप करोगे तो कितना आएगा, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो सिमेट्रिसिटी से आपको करना है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देख लें आप, ये देख लिया आपने, ये देख लिया आपने। अब यहाँ पर देखो, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि कभी चार्ज को कॉर्नर में रख करके पूछ लेते हैं, कभी सेंटर में रख के पूछ लेते हैं, है ना। तो उसमें पूछा जाता है कि फ्लक्स कितना होगा, इस फेस से उस फेस से उस फेस से कितना होगा। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ज़रा देख लो, इसको समझ लें सभी लोग। तो यहाँ पर ये एक क्यूब है, उसके कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है और पूछता है इस क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि पूरा फ्लक्स तो इस क्यूब से जाएगा नहीं, क्योंकि इस कॉर्नर पर रखा हुआ है तो इसका बाहर भी फ्लक्स जा रहा है। तो हम कहते हैं कि अगर इस चार्ज को हमको सिमेट्रिकली इंक्लोज करना है, जैसे आपने हेमिस्फीयर में कहा था कि पूरा स्फीयर बना लो, आधा इससे जाएगा आधा उससे जाएगा, इसमें आपको कहना होगा कि इस क्यूब के बाजू में एक क्यूब रख दें, आप इस क्यूब के सामने एक क्यूब रख दें और इधर जो बाजू में रखा है उसके सामने रख दें। तो ऐसे 4 क्यूब आपको दिख रहे होंगे। ये देखो, ये जो ब्लैक में है आपका ओरिजिनल है, यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, बाजू वाला या रेड वाला दिख रहा है, ठीक है। ये जो वायलेट से बना हुआ है ये इसके सामने है और ये ब्लू से बना हुआ है इसके सामने है। ऐसे आपका 1 2 3 4 ऐसे क्यूब हो गए। इन्हीं के ऊपर 4 और दिख रहे होंगे आपको, ये ग्रीन सी। तो इस चार्ज को आप सिमेट्रिकली इंक्लोज करोगे 8 क्यूब से। 4 तो उसी के प्लेन में आ गए और 4 उसके ऊपर आ गए, तो 8 से। तो 8 से अगर जाने वाला फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है तो किसी एक से जाने वाला फ्लक्स क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो इस क्यूब से जाने वाला फ्लक्स क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट है।
ये बात समझना होगा सबसे पहले कि इस चार्ज को सिमेट्रिकली पहले इंक्लोज करना है, तो उसके लिए हमको 8 क्यूब्स चाहिए। कैसे? 1, उसके बाजू में 1, इसके सामने 1, उसके सामने 1, ऐसे 4 तो यहीं पर आ गए इसी लेवल पर, और 4 उसके ऊपर रखे हुए हैं, ऐसे 8। तो इससे जाने वाला आया 8 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर ध्यान से देखो तो ये जो क्यू जिन फेसेस में है ना, जैसे यहाँ पर ऊपर वाला फेस, ये साइड वाला फेस जो है और ये सामने वाला फेस, इन फेसेस की ये कॉर्नर में है, तो इनसे फ्लक्स नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ये लाइंस जो हैं ग्रेज करेंगी उसको। सामने वाले को देख लो या इसको देख लो, ये ग्रेज करेंगी इनको, तो किन से फ्लक्स 0 होगा? तो ये सामने वाला देख रहे हो आप, ये है हमारा ABCD, ये वाला फ्लक्स जो, ये वाला जो है सामने वाला, इससे फ्लक्स 0 है। ऐसे ये ऊपर वाला जो है ये ABGF है ना, इससे फ्लक्स 0 है। ये साइड वाला जो है हमारा ये ACEF, ये इससे फ्लक्स 0 है। इनसे फ्लक्स नहीं जाएगा क्योंकि उनसे ग्रेस करेंगी। बाकी जो बाहर देख सकते हो, इसके सबसे इधर दूर वाला ये फेस है, ये वाला फेस है, ये नीचे वाला फेस, इनसे जाएंगी। और ये देखोगे आप, जो चाहे ये दूर वाला हो या ये वाला हो या नीचे वाला हो, ये इक्वल सॉलिड एंगल बनाते हैं। अगर आप कमरे में कॉर्नर में देखोगे ना, तो आप इसको समझ पाओगे कि ये जो हैं, जो बाकी 3 फेसेस बची हुई हैं जिनसे फ्लक्स जाएगा, तो बराबर बराबर जाएगा, क्योंकि वो सिमेट्रिकल हैं, बिल्कुल वैसा ही हैं जैसे उसके लिए है, वैसे ही इसके लिए, वैसे ही इसके लिए है। ठीक है, तो वो जो Q/8 एप्सिलॉन नॉट था, उनका 1/3 1/3 1/3 जाएगा उन तीनों से, वही मिलाकर के Q/8 एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ पर 1/3 जो जा रहा है वो Q/ हो गया है आपका 24 एप्सिलॉन नॉट थ्रू ईच ऑफ दीज फेसेस, जो आपकी दूर हैं। कौन कौन सी हैं? H, यहाँ पर देख लें, HEFG ये वाला, और यहाँ पर HECD ये वाला, और ये HGBD ये वाला। ठीक है, इनसे Q/24 एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स का कैलकुलेशन ऐसे ही करना है। चार्ज इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, कहाँ पर चार्ज है, अगर उसको रखना है तो कैसे रखना है। अच्छा, आगे आए। ये देखो एक कोन रखा हुआ है और ये फील्ड में है। आपको पता है कि इस कोन से नेट फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि जो एंटर करेगा वही लीव करेगा। अब यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है। ठीक है, जितना एंटर कर रहा होगा उतना ही लीव कर रहा होगा। कितना एंटर किया? तो हम कहते हैं कि जो भी एंटर किया हुआ है इसके कर्व्ड सरफेस से, वो अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे ना, यहाँ पर ये ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन दिखेगा। इसको बीच से अगर कट कर दें हम, तो ऐसा ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन आएगा। ये 2R का बेस बनेगा। हाइट यहाँ पर देख सकते हो H की बनने वाली है। तो यहाँ पर जो भी फील्ड लाइन्स है वो इसी से होके जाएंगी। तो आप कहोगे मैं इसका एरिया निकाल लूँगा, वो हो जाएगा 1/2 × 2R × H, है ना, उसमें E का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। मेरा फ्लक्स का फार्मूला E × A है। ये आंसर है। अब देखो ये 2011 का क्वेश्चन आपके सामने है, इसी कॉन्सेप्ट पर है। इसमें पूछा गया था, उसमें ये पॉइंट्स दे दिए गए थे और केवल ये जो सेटेड पोर्शन है ना, केवल इसी का डायग्राम दिया हुआ था। ये क्यूब नहीं बना था पूरा। ये जो 0 0 0 है, A है, A0A है और 0A0 है, ये पॉइंट्स दे दिए गए थे। और ये दे दिया गया था कि भाई फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस में है, E0 I कैप। बोले इस सेटेड पोर्शन से कितना फ्लक्स जाता है। तो हमने यहाँ पर अगर ये बनाई हुई है, इसको पूरा कंप्लीट किया इस क्यूब को, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्यूब जो है, इसको ये जो आपका सरफेस है, ये इस क्यूब को पूरे इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो जो भी ये जो सामने वाली, आपको पता है कि ये जो एक्स एक्सिस में आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इसी फेस में एंटर करेगी और इस फेस से लीव करेगी। इनके तो ग्रेस करते हुए जाएंगे, इसको नीचे वाली को ग्रेस करते हुए, सामने वाली फेस को ग्रेस करते हुए, पीछे वाली को ग्रेस करते हुए, क्रॉस करते हुए किसको जाएंगी? इस सामने वाली को जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और इसको जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। 2 ही फेस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं, उन्हीं से जाएगी। बाकी सबको वो ग्रेस करते हुए जाएगी। तो इससे एंटर करने वाला वही फ्लक्स है जो इसको क्रॉस करते हुए जाएगा, क्योंकि उसको और कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए इससे जाने वाला फ्लक्स वही है जो इससे एंटर किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि ये जो सामने का है फेस, वो हमारा A² का है। तो phi = E0 A², वही एंटर कर रहा है, वही लीव कर रहा है। नेट फ्लक्स 0 है, लेकिन इसके थ्रू जाने वाला यही है E0 A²। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट हैं। ये देखो, ये 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पर ये पूछा हुआ था कि ये जो हमारा चार्ज है, देखो एक क्यूब है,
इसमें 3 चार्जेस रख दिए हैं उसने। अब इस क्यूब में देखोगे कि अभी तक हम लोग क्यूब में क्या करते थे कि ये जो कॉर्नर है उसमें हम लोग ओरिजिन लेते थे। यहाँ पर उसने कहा सेंटर पॉइंट जो है ना क्यूब का, वो वहाँ पर आप ओरिजिन ले लो। यहाँ पर आप वाई एक्सिस माने, जेड एक्सिस माने, एक्स एक्सिस माने, और इस वाई एक्सिस में देखोगे कि इसका जो आपका ये जो पॉइंट है ना ओरिजिन, सामने वाली फेस उससे कितने a/2 डिस्टेंस पर है, ये वाली फेस a/2 पर है, ऊपर वाली a/2 पर है, ये वाली a/2 पर है। तो कहता है यहाँ से a/2 में नहीं जाना, a/4 डिस्टेंस में जाके -q रख दो, इस तरफ भी a/4 डिस्टेंस जा करके -q रख दो, ये -q, और ओरिजिन में 3q। ये 3 चार्ज रखे हुए हैं। और पूछता है, इसने मल्टीपल चॉइस ऑप्शन थे इसमें, तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उनको पूछा कि कौन कौन से करेक्ट हैं। तो ज़रा देखना, पहला वाला कहता है x = a/2 जो फेस है उससे और x = -a/2 से फ्लक्स बराबर होंगे। तो आप देखो ये जो 3 चार्जेज है ना बिल्कुल बीच में रखे हुए हैं यहाँ पर, ये तो ओरिजिन पर ही है, और ये जो आपका y = है ना a/2 पर है, उससे पहले ही आ गया, ये जस्ट बीच में आ गया। ये भी जो फेस आने वाला था उसके पहले ही आ गया, जस्ट इसके और इसके बीच में है ये। तो यहाँ पर ये x = a/2 वाला फेस सामने वाला हुआ और x = -a/2 वाला पीछे वाला हुआ। तो जैसे सामने वाले फेस के लिए 3 चार्ज दिख रहे होंगे, वैसे पीछे वाले के लिए भी दिख रहे होंगे। तो आप कहोगे कि ये चार्जेस पर उनके सॉलिड एंगल जो बनेंगे सामने वाले फेस के या पीछे वाले फेस के, वो बराबर बनेंगे। तो जो फ्लक्स यहाँ से जाने वाला होगा वही फ्लक्स वहाँ से जाने वाला होगा, इसलिए बराबर आएंगे। अच्छा, y = a/2 पर कहता है और y = -a/2 पर, आप देख पा रहे हो ये वाले फेस और ये वाले फेस की वो बात कर रहा है। तो इनसे कहता है कि फ्लक्स जो a/2 पर है वो ज़्यादा है। तो हम कहेंगे नहीं भाई, यहाँ भी बराबर आएंगे, क्योंकि जैसे ये फेस में खड़े हो जाओ -q जितनी डिस्टेंस पर दिखे, फिर 3q, फिर -q, यहाँ खड़े हो जाओगे बिल्कुल वैसे ही दिखेगा, -q उतनी डिस्टेंस पर है, फिर 3q है, फिर -q है। ठीक है, तो ये चार्ज बराबर होने के कारण ये सिमेट्रिकल हैं दोनों, इसलिए यहाँ पर फ्लक्स बराबर आएंगे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत होता है। तीसरा कहता है इस क्यूब से क्या नेट फ्लक्स टोटल q/ε0 है। हम कहेंगे इस क्यूब के अंदर नेट चार्ज देख लें आप, वो q आ रहा है, तो निश्चित रूप से ये q/ε0 आएगा। नेक्स्ट, जो फ्लक्स कहता है z = a/2 यानी ऊपर वाले के लिए है, वही फ्लक्स x = a/2 यानी सामने वाले के लिए। ऊपर वाला और नीचे वाला नहीं बोला उसने, ऊपर वाले के लिए और सामने वाले के लिए। तो आप इन चार्जेस को देखो कि ऊपर वाले खड़े होकर के देखोगे जो 3q है, -q है, वही सामने भी खड़े होकर के देखोगे तो -q 3q है ना, -q बिल्कुल वैसा ही है उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है। इसलिए आप कहोगे कि हाँ ये फ्लक्स दोनों में बराबर होंगे। तो ये क्वेश्चन आपके 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ये देखो एक क्वेश्चन और आपके लिए है, इसमें भी एक क्यूब दिया हुआ है जो ओरिजिन से a डिस्टेंस पर है, इसका साइड भी a है, और इसमें जो फील्ड दे दिया है वो x पर डिपेंडेंट दे दिया है। क्या दे दिया है, E = E0 x/a i cap। x की वैल्यू यहाँ पर जब बदलेगी तो फील्ड बदलेगा, ऐसा बोलता है, यानी फील्ड यहाँ पर जो है यहाँ पर कुछ और होगा। अब देखो ये आई कैप है, हम समझ के आए कि जो फ्लक्स है वो केवल आपकी ये जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है और एक्स एक्सिस की ये परपेंडिकुलर है, इन्हीं से जाएगी। तो इससे एंटर करेगी और इससे लीव करेगी, उन्हीं से आपको निकालना है। बाकी सबको क्रेस करते हुए जाएगी वो, इसलिए बाकी को हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है। या आप देखोगे कि इसका जो एरिया वेक्टर है ना -i में आया, इसका एरिया वेक्टर कहाँ आया, +i में आया। ये ऊपर वाले का कहाँ आएगा, +j में, नीचे वाले कहाँ आएगा, -j में। तो वो एरिया वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे ना, ये i.j i.-j वो 0 आएगा। इसलिए इनको नहीं लेना, केवल 1 और 2 को लेना और उनसे फ्लक्स कैलकुलेट कर लेना। यही चीज़ हमने लिखा हुआ है कि यहाँ पर 1 और 2 में हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो जब आप पहली फेस में गए, आप a डिस्टेंस में हो, आप फील्ड बताओ, क्योंकि फील्ड में आता है E0 × x/a, x की वैल्यू a हो गई है, तो E0 a/a हो गया इंटू आई कैप। इसमें जो आपका एरिया वेक्टर है a1 = क्या हो गया है, -a² आई कैप हो गया है। ऐसे ही दूसरा जो फेस है, आप यहाँ पर 2a डिस्टेंस पर यहाँ से पहुँच गए दूसरे फेस के लिए, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E0 × 2a/a हो जाएगा, ठीक है, आई कैप। और a2 = अब उसका एरिया वेक्टर जो था वो आपका x एक्सिस में था, तो a² आई कैप आपने लिख दिया, ठीक है। तो ये आपके पास फील्ड और एरिया हों, आप फ्लक्स निकाल लो, E1.a1
इज इक्वल टू ये आ गया आपका माइनस ई नॉट ए स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर E2 डॉट A2 निकाल लें, यहाँ पर आ गया आपका 2 ई नॉट ए स्क्वायर। फाई नेट इज इक्वल टू दोनों को आप ऐड कर दो, इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन पूछा था कि इसमें कितना चार्ज है अगर ऐसा फील्ड है तो पहले फ्लक्स निकालना है, तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका जो इन दोनों को ऐड करने से आता है ई नॉट ए स्क्वायर आता है, वो क्यू इंक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, तो क्यू इंक्लोज्ड इज इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन नॉट ई नॉट ए स्क्वायर। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को करना है बहुत आसान, लेकिन एक बार आपको अच्छे से समझ लेना होगा। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपने फिर क्यूब लिया हुआ है और एक यूनिफॉर्म फील्ड है 2.5i माइनस 3.2j, देख सकते हो ऐसी ऐसे फील्ड ये आ रही है ऐसी। तो जो ये यूनिफॉर्म फील्ड है तो जो फील्ड एंटर करेगी वही फील्ड लीव करेगी, इसलिए यहाँ पर आप कहोगे कि फाई इज इक्वल टू जो आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि जो फ्लक्स एंटर करता है वही फ्लक्स लीव करता है। जबकि यहाँ पर आपका जो आंसर अभी क्वेश्चन में किए थे उसमें आंसर आपका 0 नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर जो फील्ड एंटर किया वो यहाँ लीव नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज़, ये वाले क्वेश्चन का आंसर आपने निकाला था कि जो एंटर करेगा वही लीव करेगा। नेट 0 है, लेकिन उसने पूछा था इसके थ्रू कितना जा रहा है, तो वो आंसर आपने निकाला। नेट पूछेगा तो 0 लिखोगे, यहाँ पर नेट पूछ रहा है तो आपका आंसर 0 आएगा। अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन आप देख लें, लास्ट क्वेश्चन है ये। इसको आप कहोगे कि इसमें आपके जो देखे थे कि E इज इक्वल टू आई एक्स प्लस जे वाई अगर है, टोटल आपको फ्लक्स निकालना है, तो बिल्कुल वैसे ही आप काम करोगे कि पहले फेज़ के लिए x इज इक्वल टू 0 है, दूसरे के लिए x इज इक्वल टू a है, तीसरे के लिए आप देखोगे ये जो है फेस है ना ये ऊपर वाला y इज इक्वल टू a है, चौथे के लिए यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 है, फिफ्थ फेज़ जो है वो z इज इक्वल टू a पर है, और सिक्स्थ फेज़ जो है हमारा वो z इज इक्वल टू 0 पर है। ऐसे अगर आप फेस के लिए एरिया वेक्टर लिख लेते हो कि वो अगर हमारा 1 है तो माइनस आई में आया, 2 है तो प्लस आई में आया, 3 है तो प्लस ऊपर वाला प्लस जे में गया, नीचे वाला माइनस जे में गया, है ना। ऐसे आप कहोगे कि सामने वाला जो है वो के में आएगा, पीछे वाला माइनस के में आएगा, और उनके लिए फील्ड क्या है, तो फील्ड जो है वो उसके लिए चूंकि वो आई एक्स प्लस जे वाई लिखा था, तो पहले वाले के लिए आप कहोगे कि x इक्वल टू 0 है, दूसरे के लिए x इक्वल टू a है, तो x की जगह में आपको यहाँ पर क्या लिखना 0, तो आई एक्स प्लस जे वाई है तो जे वाई केवल आएगा। ऐसे दूसरे वाले के लिए आपका x इक्वल टू a है तो एक्स आई प्लस वाई की जगह में ए आई प्लस जे वाई हो जाएगा। तीसरे वाला जो है आपका उसके लिए y इज इक्वल टू a आया था, इसलिए आप y इज इक्वल टू a लिख दिए अब, ठीक है। चौथे वाले के लिए y इज इक्वल टू 0 है तो केवल एक्स आई आया। फिफ्थ वाला जो है उसके लिए दोनों 0 नहीं है x और y, सिक्स्थ में भी दोनों 0 नहीं है। तो ऐसे आपने फील्ड को लिखा, एरिया को लिखा, डॉट प्रोडक्ट निकाला, सबको आपने निकाल लिया, तो केवल 2 फेज से आपकी फील्ड आएंगी। कौन कौन सी फेज से आएंगी, एक फेज नंबर 2 से, फेज नंबर 3 से। इनको आपका जो फ्लक्स आया उनको आप ऐड कर दो, ये आपका आंसर आया। तो इनको आपको ध्यान से समझना है कि कैसे हमको फील्ड की वैल्यू अलग अलग फेस के लिए लिखना है और उनको फिर उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करके और आंसर निकालना है। तो इसको आप ध्यान से फिर से देखिएगा, फिर हम क्वेश्चन भेजेंगे, आप क्वेश्चन ट्राई करना। ओके, थैंक यू।